नमस्कार, आप देख रहे हैं चारवाक। अगर आप यहां तक हैं तो आप इस सीरीज के दूसरे एडिशन पर आए हुए हैं, यानी कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर पॉलिटी। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, इन विच आई जनरली टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहला पिलर पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन मी देन प्लीज स्कैन दिस पर्टिकुलर कोड आउट देयर। आप टेलीग्राम के जरिए मुझसे डायरेक्ट चैट्स भी कर सकते हैं, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट टू हैव एन इंटरैक्शन विथ मी, वी आर देयर एट ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड। नाउ कमिंग टू पॉलिटी, 3 या 2 चीजें मैं बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को देख कर ही स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको नोटिफिकेशन, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है वो डाउनलोड करके रखना है और उसमें से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस, पर्टिकुलरली सिलेबस को देखना है और सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। दैट इज वेरी नेसेसरी स्टेप। अगर आपने ये स्टेप पूरा किया होगा तो आपको दिखेगा प्रीलिम्स का सिलेबस पॉलिटी में। Now look at this particular prelim syllabus. This is all, that is the entire prelim syllabus of UPSC. पूरा का पूरा prelim syllabus. इसमें UPSC क्या कहता है? UPSC कहता है with respect to polity a very simple one line statement. Indian polity से आएगा Indian polity, governance, constitution, political system, पंचायती राज, public policy, rights, issues, etc. That's it. उसके पहले वो ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस हो रहा है, और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सो करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। ये सिलेबस है दोस्तों। कैन यू इमेजिन, दिस इज द वन लाइनर सिलेबस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, इफ आई वुड से, यू नो, बिविल्डरमेंट ऑफ यूपीएससी कि एक लाइन का सिलेबस प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ये देता है। ऑब्वियसली नॉट वेरी हेल्पफुल टू अस, यानी कि एक लाइन के सिलेबस में हमें क्या पता चलेगा कि सर इसमें से क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है। एंड दैट इज द रीजन आई टेल यू कि हमें मेंस के सिलेबस को भी देखना है। सो पॉलिटी के लिए मेंस का सिलेबस जो है वो जनरल स्टडीज पार्ट 2, जीएस पेपर पार्ट 2 में आता है। एंड दिस इज, आई हैव जस्ट टेकन इट, मैंने प्रिंट आउट, मतलब मैंने टाइप भी नहीं किया है इस पीपीटी में, आई हैव जस्ट टेकन इट, पेस्टेड इट हियर फॉर योर रेफरेंस। ऐसा का ऐसा मैंने उठाकर आपको दे दिया। लुक एट दिस सिलेबस, दिस इज द मोस्ट डिफाइंड सिलेबस। ये सबसे डिफाइंड सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है जो यूपीएससी आपको दे रही है, मेंस के लिए दे रही है। आप कहेंगे कि सर मेंस के लिए दे रही है, हम प्रीलिम्स के लिए ये सिलेबस क्यों पढ़ें? ऐसा नहीं है, हमें मेंस के सिलेबस को देख के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आप मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी, ज्यादातर यूपीएससी के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि सर मेंस की स्ट्रैटेजी अलग, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अलग, मेंस का सिलेबस अलग, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग, तो हमें अलग अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए। होता यह है कि वो साल भर, फॉर द एंटायर ईयर, पूरे 1 साल 1.5 साल सिर्फ प्रीलिम्स की सिलेबस पढ़ते रह जाते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। जब उनका प्रीलिम्स में हो भी जाता है, लेट सपोज कि आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में हो जाए, और जब उन्हें मेंस लिखना होता है, बाय दैट टाइम आपकी कोचिंग्स खत्म हो चुकी होती हैं, आपके सिलेबस डेफिनेशंस खत्म हो चुके होते हैं, आपको ये बताने वाला आसपास कोई नहीं दिखता कि सर मेंस के लिए पढ़ना क्या है। लिटरली यू विल फाइंड योरसेल्फ स्ट्रैंडेड, जिसको बोलते हैं ना एक लोनली फीलिंग। तो वो लोनली फीलिंग यूपीएससी के स्टूडेंट को तब आती है जब प्रीलिम्स निकल जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट हर्डल्स निकल जाते हैं। आई मस्ट टेल यू कि प्रीलिम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज, मेंस इज नॉट एज टफ एज प्रीलिम्स, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर फॉर इट। तो मेंस की प्रिपरेशन भी डे 1 से शुरू होती है और वो एक ही प्रिपरेशन है, दोनों को अलग अलग मत करो, अपने प्रिपरेशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू से इन ऑल माय क्लासेस। सो जनरल स्टडीज में देखिए, सबसे पहले यूपीएससी ने कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आएंगे, आते हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये आपसे सवाल पूछने वाले हैं। सिंपल, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो,
किस में पढ़ते हो? बहुत ही फेमस किताब है, इधर उधर एक किताब है, ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बाकी बात खत्म। ऐसा नहीं करना है हमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सरकारें कैसे काम करती हैं। बहुत से कम किताबों में इसके बारे में चर्चा की गई है, बहुत कम किताबों में। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। वेरियस ऑर्गन्स मतलब राज्य के अंग, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके बीच में सेपरेशन और उनके डिस्प्यूट रिड्रेसल। ठीक है, ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेते हैं। बट ये कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज, यूएस, चाइना, यूके, श्रीलंका, मे बी समटाइम्स नेपाल। जब भी करंट अफेयर में किसी भी दूसरे कंट्री की इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस कंट्री के बारे में क्वेश्चंस आना और उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन आना, कंपेयरिंग इट विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। वो यहां पे लिखा हुआ है, बहुत से कम किताबों में इसके बारे में जिक्र होता है। ठीक है, जो आप और हम पढ़ते हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अच्छा, मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं? दिस इज नॉट किलिंग द टाइम एज इट इज, बिकॉज यू आर एज इट इज, यू कैन रीड दिस, बट एक बार पढ़ना और पढ़ के आपको बताना इसको एम्फेसिस करता है, इसको एम्फेसाइज करता है कि हमारे लिए सिलेबस का वर्ड टू वर्ड रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? आस्क योरसेल्फ। और अगर नहीं किया है तो ये मौका है, साथ साथ पढ़ लो। एक बार पढ़ना, उसको देखना, समझना कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। इनफैक्ट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, बिकॉज इसकी गारंटी मैं खुद नहीं दे रहा, यूपीएससी दे रही है कि सर इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। सो दिस इज एक्चुअली डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, salient features of RPA, Representation of Public Act, People's Act 1951, 1950 भी है, 1951 भी है, दोनों पढ़ लो। RPA इस बार यानी करंट अफेयर्स में इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी किताब में नहीं दिया गया है। इट हैज नॉट बीन गिवन इनटू एनी बुक। इनफैक्ट RPA, Representations of People's Act, has been always there with respect to qualification, disqualification, conduct of the members of parliament or of state legislatures, powers of speakers or officers of the legislature। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते रहे। और इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात बार बार कर रहे हैं। ओके, इनफैक्ट अभी रिसेंटली चीफ जस्टिसेस, फॉर्मर चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया, JS कहेर या DY चंद्रचूड़, इन लोगों ने भी जाकर पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे, वन नेशन वन इलेक्शन के पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे जाकर अपना राय दिया है, अपने एडवाइजेस दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। ये सबसे पहले अमेंड होने वाला है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आते हैं तो ये अमेंडमेंट होगा और ये आपके क्वेश्चंस में आएगा, भूलना मत इसको। दिस इज एन एक्ट इटसेल्फ, कुछ नहीं है, 10-12 पन्ने पेजेस हैं, एक बार देखने में क्या जाता है। क्वेश्चन इजी आते हैं, कोई टफ नहीं आते। आप लॉ की एग्जाम नहीं दे रहे हो, लॉ की भी एग्जाम दोगे तो भी उतने ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा नहीं है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन, इसी साल लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो तो स्टैट्यूटरी है बट आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अपॉइंटमेंट्स, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाजिट जुडिशियल बॉडीज, सेबी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज सेबी करंट अफेयर्स में था। इस साल आपको क्वेश्चन आ गए 2025 में। हर साल आपको क्वाजी जुडिशियल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिखा हुआ है सिलेबस में। बट जो फेमस बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ हो, है ना। अपडेट होने में टाइम लगता है, तो जब तक वो अपडेट हो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओज हमारे करंट अफेयर्स में रोज आते हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री एनजीओज को रेगुलेट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री एनजीओज कौन सा पैसा ले सकते हैं, कौन सा पैसा नहीं ले सकते, बाहर से पैसा लेने के लिए उनके पास कौन से लाइसेंसेस होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, इस पे हर बार अच्छे से जिक्र होता है। हर साल एनजीओ और एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज के ऊपर
क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल मेंस में। इट्स वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स। हर साल विदाउट चेंज एक क्वेश्चन एनजीओ एसएचजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। प्रिपेयर नहीं करते हम, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। परहैप्स आधा घंटा लगेगा, बट वी डोंट प्रिपेयर एनीवेज। एंड देन वी एक्ट वेरी सरप्राइज्ड कि सर क्वेश्चन आया, कहां से आ गया ये सिलेबस में था। ये वाला पार्ट, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट तो बड़े ही जोश खरोश के साथ हम पढ़ते हैं, बट द मोमेंट वी गो डाउन टू दिस पार्ट वी लूज आवर स्टीम, है ना। वो नहीं होना चाहिए। विल ट्राई एंड सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज जब एक एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है उसके सामने ये लिखा है, ये सारे पॉइंट्स रखे हैं। अगर पॉलिटी से जीएस पेपर 2 में 20 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है, जीएस पेपर 2 के कुछ भी नहीं तो 6-7 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 4 मिनिमम है, 6-7 मैक्सिमम है, पॉलिटी से ज्यादा भी आएंगे। यू कैन काउंट अराउंड 10 क्वेश्चंस। अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां पे पॉइंटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंटर्स हैं। इन 12 पॉइंटर्स में से 6-7 बार बार रिपीट होते हैं हर साल। तो ऑब्वियसली दिस इज द की टू योर सिलेक्शन। जितने अच्छे से सिलेबस आप पढ़ोगे, अब जैसे मैंने ये पढ़ा सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आपको देखना है कि मेरे क्लास में ये कवर हुआ है क्या, मैंने इसको पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है तो टिक मारो दैट एटलीस्ट इट इज कवर्ड। हैव आई रिवाइज, टिक अगेन, एक टाइम रिवाइज किया है, दूसरे टाइम किया है, तीसरे टाइम किया है। एक टेबल बनाओ, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे दैट हाउ टू कवर योर सिलेबस थ्रू दैट डिफाइंड चार्ट्स, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बट राइट नाउ इफ यू हैव टेकन द प्रिंट आउट, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, तो प्लीज प्रिंट आउट लो, इसको कट पेस्ट करो, एक एक पॉइंटर्स बनाओ। जस्ट एक टॉपिक है ये, दिस इज वन टॉपिक, दिस इज सेकेंड टॉपिक, दिस इज थर्ड टॉपिक। एक एक पॉइंटर्स बनाओ, टॉपिक का लिस्ट, उसके साइड में देखो कवरेज, ठीक है, कि अगर आपने कोई कवर किया है कि नहीं किया है। लेट सपोज you just have to make a pointer out there. Let's if I had to make a pointer, let's suppose कि इस टाइप का मुझे कोई पॉइंटर बनाना है, मैंने यहाँ पे टॉपिक्स बना दिए, ठीक है। so I have just made topics here, I have just made one row here, 1 2 3 fine, here is my topic name, whatever is my topic name, let's suppose RPA मेरे टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक क्या कवर हुआ है कि नहीं, सबसे पहले तो वो देखना है। तो कवर हुआ है तो यहाँ पे टिक मारो, ठीक है। उसके बाद have I revised it, revision number 1 2 and 3, have I revised it 1 time, yes, 2 time, yes, 3 times, yes। उसके बाद टेस्ट के पॉइंटर्स मारो, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। अगर मुझे एग्जाम देना होता, ठीक है, तो मैं कम से कम ये पॉइंटर्स बना के रखता मेरे पास कि ये पॉलिटी के 12 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। इस 12 पॉइंटर्स में से कितने मैंने कवर किए हैं वो मुझे आंख के सामने दिख रहा है, इन फ्रंट ऑफ माई आईज आउट देयर। रिविजन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। एंड दैट इज हाउ आई मैप माई सिलेबस, एंड दैट इज हाउ आई मैप माई प्रिपरेशन ऑल्सो। आंख के सामने दिख रहा है ना कि मेरा प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डोंट सेव इट ऑन योर पीसीज, ऑन योर लैपटॉप्स, ऑन योर आईपैड्स, ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स। डिजिटल स्क्रीन्स अपनी जगह पर है, उनका अपना महत्व है। पुट योर प्रिपरेशंस ऑफलाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल टू माई स्टूडेंट्स दिस इटसेल्फ। व्हाई? आप कह सकते हैं कि सर दिस इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम। आई वुड रैदर से नॉट, बिकॉज एग्जाम इज स्टिल ऑफलाइन, है ना। जब ये एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, जब आपको सब कुछ ऑनलाइन करना होगा, हालांकि रिटन एग्जाम अभी तक तो नहीं होने वाले, बट इफ इट डज हैपन तब हम उसके बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ इफ दिस एग्जाम इज ऑफलाइन, आई वुड रैदर रिक्वेस्ट यू टू मेक योर प्रिपरेशंस ऑल्सो ऑफलाइन। हाँ, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आपको ऑनलाइन ही तैयार करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन, सो दैट इज फाइन, दैट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, एक के अलावा दूसरे तीसरे पढ़ने हैं, तो आप ठीक है ऑफलाइन में आप कर सकते, ऑनलाइन में आप कर सकते हो। बट एज फार एज रिटन एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, स्टिक टू दैट, दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू। सो ओके, वंस यू हैव रेड दिस, तो उसके बाद में करना क्या है? आफ्टर रीडिंग ऑफ सिलेबस, what you have to do, there are 3 very important things। 3 चीजें हैं किसी भी सिलेबस के लिए, पॉलिटी के लिए हो, इकोनॉमी के लिए हो या ज्योग्राफी के लिए हो। आप
प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे और मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। इससे तीन चीजें क्लियर होगी। कौन सी बुक पढ़नी है, बेसिक्स कहां से कवर करना है, और बेसिक्स के बाद एडवांस्ड, यानी कि बेसिक्स तो सब कवर करने वाले हैं, एडवांस्ड जो मुझे मेंस और इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करे। तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो फॉर पॉलिटी, हमने पॉलिटी का सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद हमें क्वेश्चंस देखने हैं। लेट सपोज कि हमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं, बेसिक्स कवर करने हैं, और बेसिक्स कहां से कवर करने हैं, हमेशा एनसीईआरटी से। ऑलवेज दिस इज द थिंग अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन। एनसीईआरटी was not written for UPSC students. NCERT is written for elementary और secondary level students, जो secondary level में जाते हैं उनके लिए होता है NCERT। बट हम क्या करते हैं, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक NCERT रखते हैं। किसी ने पूछा नहीं क्यों। क्या आपने स्कूलिंग पास की है? ऑब्वियसली आपने स्कूलिंग पास की है, परहैप्स यू आर इन कॉलेज, और अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और अब आप यूपीएससी देने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपने स्कूलिंग की हुई है। एनसीईआरटी हो या स्टेट, जिस भी स्टेट बोर्ड से आप आ रहे हो, लेट सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और यू आर कमिंग फ्रॉम लेट सपोज राजस्थान स्टेट बोर्ड्स, some state boards have their own books, NCERTs have their own books, they follow a national curriculum, most of them do follow a national curriculum। अगर आपने अपनी स्कूलिंग की हुई है तो NCERTs पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट NCERTs को हमने बहुत ज्यादा टफ बना दिया है विदाउट एनी डैम रीजन, बट वी हैव मेड इट। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेसिक्स। जिस भी क्लास से आप आ रहे हो, जिस भी बोर्ड से आप आ रहे हो, लेट सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आई स्टार्ट विथ माई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स, आई ऑलरेडी हैव देम। You can start with 8th standard NCERT, old NCERT always best। उसके बाद में एडवांस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट लेट्स लुक एट प्रीलिम्स क्वेश्चन फर्स्ट। किताबों से पढ़ना क्या होता है वो हमें तब पता चलता है जब हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है 2023 में। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट? सीधा क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट? राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहां पर लिखा गया है और यह बताया कहां पे गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा गया है जो कि वॉयलेट कर रहा है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी में लिखा गया है? मीन्स इज इट अंडर फंडामेंटल राइट्स? इज इट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी? इज इट अ राइट टू फ्रीडम? अगेन दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और इज इट अ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर? क्या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर में लिखा गया है? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऐसे ही दे दिया गया है क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, यू कैन कमेंट इट ऑन। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मेरे आपको इस क्वेश्चन देने का मतलब क्या था कि पॉलिटी में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसके एग्जाम्पल्स, जिसका आंसर ऑब्जेक्टिवली मिल जाए, एक्सप्लिसिटली मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में? कौन से ग्राउंड के अंदर उनको इम्पीच किया जा सकता है? अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है तो कौन से ग्राउंड के अंदर? फॉर एग्जांपल, अभी पार्लियामेंट की सेशन शुरू होगी और एक हाई कोर्ट जज को हटाने का, रिमूवल का प्रोसेस शुरू होगा। अब उनको कौन से प्रोसेस के तहत रिमूव किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर सवाल आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आंसर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हो, एक्ट्स में दिया गया हो, वो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, आप लिख देंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस व्हाट? ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसका सही सही डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं मिलता है। यू हैव टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड दैट। तो देयर आर बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड कंसेप्चुअल, एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस एंड इम्प्लिसिट क्वेश्चंस। ये इम्प्लिसिट क्वेश्चंस का एग्जांपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं एंड दे ऑल लुक सिमिलर, मोस्ट ऑफ देम लुक सिमिलर। और जब तक आप इसके बारे में डिबेट, आइडियाज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर बार बार क्वेश्चन आए। 2016 से ये क्वेश्चन नहीं, 2016 नहीं,
2013 में क्वेश्चन आया, 2016 में क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया, ये 23 का क्वेश्चन है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब पूछती रहती है यूपीएससी हमसे। कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि ये संवैधानिक सरकार का ये मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब। नाउ लुक एट मेंस क्वेश्चन। आपने पॉलिटी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस देखे, अब मेंस के क्वेश्चन देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस देता है वो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। इसके ऊपर क्वेश्चन है, who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of National Legal Service Authority NALSA in rendering free legal aid in India. Free legal aid कौन पा सकता है? Who is responsible for or who is eligible to get free legal aid? अब फ्री लीगल एड कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्री लीगल एड किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ गया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2017 में आए थे, ये 2023 के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन बैंक इवॉल्विंग है दोस्तों, वो बार बार उसी में से उठाकर आपको देते हैं। एक चीज जो हमें यूपीएससी के लिए समझनी चाहिए कि यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक भगवत गीता, बाइबल, कुरान टू अस। अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप ऑन लुकिंग एंड री लुकिंग इट। कुछ नहीं सॉल्व, अगर आपसे अभी आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, सॉल्व नहीं भी होता है, एक बार पढ़ लो, ठीक है। आप 2025 में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले 5 साल के मेंस के और प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देख लो। सब कुछ यूपीएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल है और कहीं नहीं जाना है। गो टू यूपीएससी वेबसाइट एंड सी इट फॉर योरसेल्फ, राइट? It's that simple exercise that you have to do. The states in India seems reluctant to empower urban local bodies. Urban local bodies के ऊपर क्वेश्चन है, both functionally as well as financially. Urban local bodies यानी कि हमारे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, ग्राम पंचायत्स, ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स, कैंटोनमेंट्स, उनको हमारे स्टेट्स, हमारी राज्य सरकारें पावर देती हैं कि नहीं देती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्टली रिपोर्ट से लिया गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो हमारे लोकल बॉडीज को ग्रांट देता है, लेकिन वो रिपोर्ट भी निकालता है कि देखो यहां पर कमी है, वहां पर कमी है। उस रिपोर्ट से उठाकर यहां पर एक वर्बेटिम रिपोर्ट को उठाकर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन उठा के पूछी जाती है वर्बेटिम, यानी कि वैसा का वैसा रिपोर्ट से उठाकर पूछा गया। ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से लाया गया है, ठीक है। तो जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होती है, उनकी जो रिपोर्ट आई थी एनके सिंह के अंदर, 15th फाइनेंस कमीशन, उस पर यह सवाल आया बिकॉज एनके सिंह ने इसके बारे में जिक्र किया था। अराउंड 80,000 करोड़ दे हैड गिवन टू द लोकल बॉडीज ऑफ इंडिया एंड देन दे वर डिस्कसिंग कि फाइनेंशियली और लेजिस्लेटिवली, लीगली उनको कैसे कमजोर किया जा रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने मेंस के क्वेश्चन देखे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, अब देखो बुक लिस्ट, ठीक है। दैट इज द सिंपल वे टू गो इट। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप किताब कैसे चुनते हैं, दैट हाउ डू यू एक्चुअली चूज द बुक्स टू रीड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। सो स्टार्ट आपको करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 8 to 12 स्टैंडर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफरेबली, ठीक है। एनसीईआरटीज भी आपको कहां से मिलेंगे? किसी भी दुकान में जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के वेबसाइट्स पर आपको, या ई पाठशाला इज अ वेबसाइट ऑफ इज अ ऐप ऑफ एनसीईआरटी, जहां पर आपको हर स्टैंडर्ड की किताबें मिल जाएंगी डिजिटली, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप हमेशा कहते हैं ऑफलाइन तैयारी करो, तो ठीक है, डिजिटली आपको मिल रहा है। मैं आपको एक फ्री माध्यम बता रहा हूं, उसको लो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवा लो किसी बुक शॉप से या किसी फोटोकॉपी शॉप से, एंड हैव इट फॉर योरसेल्फ। पढ़ते रहो, ठीक है। सिंपल वे, कोई ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। अगर आप डिजिटली पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, राइट। सो एनसीईआरटी इज 8 to 12 स्टैंडर्ड, सिंपल, पॉलिटी की एनसीईआरटी।
उसके बाद एक पीएम बख्शी है। पीएम बख्शी इज लाइक अ हैंडबुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटी सी हैंडबुक है। इनफैक्ट आई हैव इट इन माय लाइब्रेरी। दिस इज a simple handbook of PM Bakshi. I don't know if the light is shining on it. Yes, if you can see, Constitution of India. PM Bakshi का मतलब he used to be a lawyer and a judge, a former member of the law commission also. But उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी किताब, दिस इज द अपडेटेड वर्जन। इसमें सबसे मजे वाली बात यह है कि जैसे बेयर एक्ट होते हैं वैसे ही बेयर आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स के नीचे उनके ऊपर अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, उस आर्टिकल्स के अमेंडमेंट्स दिए गए। दिस इज लाइक अ हैंडबुक, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन नहीं करेगी, लेकिन कोई भी एक्ट, बेयर एक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं लेकिन एक्ट नहीं पढ़ते। तो बेयर एक्ट, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहां पर लिखा हुआ है, जो कि एक प्रकार से डिफाई करता है। तो आपको बेसिकली बेयर एक्ट पढ़ना होगा। तो आप इसमें जाएंगे, डीपीएसपी में देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सिंपल तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, आई वुड जस्ट गो देयर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पेज नंबर 127, एंड इसमें आर्टिकल 39 says certain principles, the state shall follow certain principles. Citizens, men and women equally have a right to adequate means of livelihood. Ownership and control of material sources of community are so distributed as to best subserve the common good. यानी कि ownership, control of the material sources distribute करना है, Article 39. Operation of economic system does not result in the concentration of wealth and the means of production of common detriment. Exactly, Article 39 mentions that, but of DPSP. अब ये बेयर एक्ट पढ़ना था आपको, बस, दैट्स इट, ठीक है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच बुक्स। अगर आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हो, जिसके बारे में अभी मैं जिक्र करने वाला हूं, दे विल नॉट गिव यू द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट इसके साथ पढ़ना है, किताबों के एक्सप्लेनेशंस के साथ। सो पीएम बख्शी वाइल्ड रीडिंग पॉलिटी शुड बी योर गाइड इन हैंड। जैसे आपने अंबेडकर जी की मूर्तियां देखी होंगी सब जगह, उनके हाथ में एक ही किताब होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि उनके लाइब्रेरी में हजारों किताब थी, उसको कोई नहीं याद रखता, लेकिन इस संविधान की किताब उनके हाथ में रहती। तो बात आती है दूसरे किताब की, डीडी बसु या लक्ष्मीकांत। आप चाहे डीडी बसु पढ़िए या लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डीडी बसु इज अ बिट टफ टू अंडरस्टैंड। आई वुड गो विद डीडी बसु, बट लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे। बट इन दोनों के साथ आपको पीएम बख्शी को पेयर करना है। लेट सपोज यू आर रीडिंग फंडामेंटल राइट्स, तो हाथ में पीएम बख्शी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 17, 18, 19, 20 आर्टिकल्स, तो आपको वो साथ में पढ़ना है पीएम बख्शी से, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन डीडी बसु से या लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डीपीएसपी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया। उसके बाद क्या, उसके बाद एडवांस्ड सेक्शंस आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट्री बुलेटिन्स, पार्लियामेंट के जो रिपोर्ट्स आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एथिक्स कमेटी होती हैं, प्रिविलेज कमेटी होती है, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज होती हैं। उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, जिसमें एस्टिमेट्स कमेटी आती है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, हर डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है। होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। सो एवरी मिनिस्ट्री हैज इट स्टैंडिंग कमेटी। कुछ कमिटीज लोकसभा में होती है, कुछ कमिटीज राज्यसभा में होती है, दैट इज इमटेरियल। पार्लियामेंट्री बुलेटिन्स आपको देखने, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज के रिपोर्ट्स हो, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आते हैं। इंडिया ईयर बुक, सिंपल। एंड देन देर इज अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड एज PRS India. It is, I must say, one of my favorite websites while preparing for polity. Polity में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मान लो कि आपको संसद.org या जो हमारी पार्लियामेंट की वेबसाइट है,
उस पर बहुत कुछ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है और आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की इंपॉर्टेंट समरीज देखनी है, आप डायरेक्टली पीआरएस में जाइए और पीआरएस में कमिटी वाइज, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी वाइज रिपोर्ट्स, समरीज, एक्ट्स के समरीज आपको मिल जाएंगे। बस इस वेबसाइट को फॉलो करिए, यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस इन वन गो एक्सेप्ट इंडिया ईयरबुक। इंडिया ईयरबुक आपको अलग से तैयार करना है। इंडिया ईयरबुक के ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं, बट दे गिव यू एन आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है वो इंडिया ईयरबुक आपको बताती है। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की, पब्लिकेशन डिवीजन की हर साल निकलती है अराउंड मार्च एंड अप्रैल। सो यू जस्ट गेट दैट बुक, ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है। गेट दैट बुक और हर मिनिस्ट्री के बारे में रोज एक दिन पढ़ लीजिए, एक साथ मत बैठिएगा वो बुक किताब पढ़ने। इट्स दैट बिग एंड इट इज़ नीरस बुक, मतलब उसमें कुछ रस नहीं है उसमें कुछ एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती, बड़ी ही मंडेन इंफॉर्मेशन है, बट you just read about one ministry one day, that's it, and that is how you cover India yearbook also. So this is all right that you need to start with polity. Start करेंगे basic से, उसके बाद advanced और उसके बाद things which help you to write mains examination. That is why जब मैंने यहाँ पे आपको 3 important sections दिए थे, so basics, advanced, उसके लिए क्या cover करना है, and this is the whole idea and gamut of it. Okay, so polity, ये PPT, I have just covered polity. So this PPT as well as related to your earlier one, इससे पहले की जो discussion मैंने की है about how to prepare your UPSC syllabus and how to go about it, all of you can download with the help of the Telegram group out here. आप इस Telegram group में जुड़िए. You can get the PPTs out there, as well as if you have any doubts while preparing or while starting the preparation, you can connect with me here. Very soon at Charvak, we will start with our live sessions and our live, discussions out there, because I believe that most of us are not having that dialogues with each other that helps clear it all. ये तो एक one way process है, मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, आपके सामने डाल दिया, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट्स पर आप लिखेंगे, इन जनरल आप बात करना चाहेंगे, क्लासरूम में आना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डायलॉग से ही होती है. सो विल ऑल्सो स्टार्ट विद द डायलॉग सेशंस. वी आर जस्ट स्टार्टिंग with our whole sole purpose of making this examination easy as well as meaningful for you in your life. So I hope we are all there in that same direction. Thank you for watching this. See you soon.